इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में। अब आज बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत का भौतिक स्वरूप यानी ऊंचावचीय आधार पर कितने भागों में भारत को बांटा गया है, भारत के भौतिक स्वरूप को बांटा गया है। तो भारत के लगभग 10.7% भाग पर पर्वत है, 18.6% पार्ट पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भाग पर है पठार और 43% भाग पर है मैदान। भारत के भौतिक स्वरूप को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। देखो, ये सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है उसे बोल रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी हिमालय रेंज का पूरा क्षेत्र है ये। उसके बाद इसके नीचे वाले पार्ट को बोल रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी मिलती है। आगे बताऊंगी किस तरीके से मिलती है, क्यों मिलती है। थार का मरुस्थल ये उत्तर के विशाल मैदान का ही पार्ट है, मतलब इसी में इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर पानी से घिरा हो, तो ये तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे बोल रहे हैं प्रायद्वीपीय भाग। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग। उसके बाद है ये तटीय मैदान। ये मुख्य भौतिक स्वरूप है भारत के जिनको बांटा गया है। उसके बाद है द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आज अपन बात करेंगे हमारे सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इस वाले पूरे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अपन बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हिमालय रेंज का ही क्षेत्र है ये। इसे चार उप विभागों में बांटा गया है। जैसे सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है वो है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे महान हिमालय। ट्रांस हिमालय को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। बाहरी यानी परा हिमालय, हिमालय से परे ही है। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, फिर इसके नीचे आता है मध्य हिमालय और इसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय। ये एक चापाकार संरचना में फैला हुआ है। ये चापाकार है, यानी चापाकार आकृति में एक धनुष की आकृति की तरह है। और 2500 किलोमीटर की इसकी जो ये पूरी लेंथ है, 2500 किलोमीटर की। और इसकी चौड़ाई पूर्व में तो 150 किलोमीटर है और पश्चिम में 400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई में अंतर आता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी रेंज में हिमालय के अंदर है। आप सब लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो इसी रेंज में आ जाती है। जैसे ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर K2 गार्डविन आश्विन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बोली जाती है। और महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है। जैसे नेपाल की अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलाधर श्रेणी है यहाँ पर इस महान हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसकी पूर्व में तो 150 किलोमीटर चौड़ाई है और पश्चिम में क्या है 400 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके चार भाग हैं: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इसका सबसे नवीनतम पार्ट है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हिमालय से ऊपरी हिस्से पर है और ये 40 किलोमीटर चौड़ा है। दूसरी बात करते हैं महान हिमालय की, तो महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय के सभी ऊंचे शिखर यानी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, सारे जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो इसी के अंदर आ जाती है। इसके बाद है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर के लगभग होती है। इसके बाद आ जाता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट है, यानी ये बोलें कि सबसे पहले हिमालय बना, तब महान हिमालय, मध्य हिमालय बना, फिर उस सबसे लास्ट में जो बना है वो है शिवालिक हिमालय। नवीनतम श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के लगभग है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर। ये जो शिवालिक हिमालय है ये पश्चिम में तो चौड़ी है तथा पूर्व में सिकुड़ जाती है। ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में लंबवत घाटियां मिलती है और इन लंबवत घाटियों को कहा जाता है
दून। इन लंबवत घाटियों को पश्चिम में तो दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे पश्चिम में दून यानी देहरादून, कोटली दून, और पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार। ये तो आपको अगर इसको याद रखना है, तो ये जैसे पूर्व व और ये हरिद्वार यानी पूर्व में हरिद्वार द्वार कहा जाता है, तो द्वार में भी व आ रहा है बीच में, तो उस तरीके से याद कर लो कि व से याद रखना है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आ जाता है ये। हिमालय के यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है कराकोरम श्रेणी, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी बोला जाता है। उसके बाद कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ, ये क्रम से याद रखनी है आपको। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। लद्दाख में ठंडा मरुस्थल भी है, ठंडा मरुस्थल भी बोला जाता है लद्दाख श्रेणी के क्षेत्र को, ठंडा मरुस्थल। और ये बौद्ध टूरिस्ट पैलेस भी है, यहाँ पे पर्यटन के लिए बौद्ध से लोग आते हैं। अब बात करते हैं भारत हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर अपन देखेंगे कि इसको प्रदेशों के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो ये हिमालय हमारे पूरा रेंज है, तो ये यहाँ तक जो पूरा जा रहा है, इसको हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये सिंधु से सतलज तक का भाग होता है। सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं सतलज से काली, नेपाल काली से तीस्ता और असम तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। इसको याद करते हैं तो एक तरीके से बोल सकते हैं सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु से सतलज तक की नदियाँ जो प्रवाहित भाग है वो आता है इसके अंदर। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर है और ये 250 से 400 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है। उसके बाद अपन बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली तक के भाग को कहते हैं। सतलज से काली तक की यानी सतलज से और काली नदी तक के जो पार्ट है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड वाले एरिया में आ जाता है। उत्तराखंड में ये 320 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके पश्चिम भाग को गढ़वाल हिमालय कहा जाता है और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी तक के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कह रहे हैं हम, और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी हिमालय में है। और ये इसकी जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है और चौड़ाई बहुत कम है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई तो सर्वाधिक है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम। उसके बाद अपन बात करते हैं असम हिमालय। ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे भाग की, जैसे उत्तर का विशाल मैदान। जैसे अपन ने इसमें पढ़ा था कि ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको अपन ने कर लिया है। अब बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। इस पूरे पार्ट की अपन बात करेंगे। तो उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है? पहली बात तो यह है कि ये बना कैसे है। तो ये यहाँ पर जितनी भी अपन ने पढ़ा था शिवालिक श्रेणी से बहुत सारी नदियाँ निकली। अब वो नदियाँ निकलती हुई आई और अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लेके आई और आकर इस जगह पर जमा दिया, तो उससे एक मैदान बन गया, एक समतल एरिया को ही मैदान बोलते हैं। तो वो समतल मैदान बन गया जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहा गया। अब ये जो नदियाँ लेके आई है तो जलोढ़ मृदा लेके आई है, तो इसकी वजह से उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी, खेती होगी अच्छी, उद्योग धंधे विकसित होंगे, जनसंख्या अधिक मिल जाएगी। तो ये सब, तो उत्तर का विशाल मैदान है। इसके 4 उप प्रदेश हैं, जैसे भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर और बांगड़ प्रदेश। भाबर प्रदेश किसे कहते हैं? तो भाबर प्रदेश के हैं, ये अपन ने लास्ट श्रेणी पढ़ी है शिवालिक श्रेणी, हिमालय की जो सबसे नवीनतम सबसे लास्ट में बनी है जो श्रेणी। तो इस श्रेणी से जितनी भी यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कई नदियाँ निकलती है कैलाश श्रेणी से, जैसे यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ आती हैं वो क्या करती है कि अब जैसे जिस ढलान से आती है तो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लेके आती है। तो यहाँ से आने वाली नदियाँ यहाँ पर कंकड़ पत्थर लाकर जमा कर देती है। अब जब कंकड़ पत्थर जमा कर देती है
कंकड़ पत्थर जमा कर देती है, तो यहाँ से जो नदियाँ पानी निकालती, यहाँ से जो पानी आता है वो इन कंकड़ पत्थर के नीचे ही क्या हो जाता है, बहने लग जाता है। तो ऐसे प्रदेश को कहा जाता है भाबर प्रदेश। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है, भाबर प्रदेश। उसके बाद अपन बात करते हैं भाबर प्रदेश के बाद क्या होता है कि जो पानी अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रहा था, नीचे प्रवाहित हो रहा था, वो पानी क्या हो जाता है कि आगे चलकर वो दिखाई देने लग जाता है। तो जहाँ पर ये पानी दिखाई देने लग जाता है, जो नीचे प्रवाहित हो रहा था, उस प्रदेश को हम कहते हैं तराई प्रदेश। उसके बाद बात करते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश होता है कि ये जो प्रदेश है, यहाँ से जो नदियाँ बह रही है वो अपनी मिट्टी लेके आई। नवीनतम जलोढ़ मृदा का वह भाग जहाँ पर बाढ़ का जल पहुँच जाता है, उस प्रदेश को बोलते हैं खादर प्रदेश। उसके बाद है बांगड़ प्रदेश। पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित वह भाग जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसे कहते हैं बांगड़ प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे राजस्थान का मैदान, सतलज यमुना का मैदान, यानी सतलज और यमुना नदी से जो निर्मित मैदान है वो, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरीके से उत्तर के विशाल मैदान के पार्ट है। जिसके अंदर राजस्थान का मैदान की बात करेंगे तो ये पूरा मरुस्थलीय एरिया आ जाता है। इसके अंदर अरावली श्रेणी के यहाँ से आ जाता है ये, और ये पूरा मरुस्थलीय एरिया आ जाता है। 650 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 300 किलोमीटर के लगभग ये चौड़ा है। सतलज और यमुना नदी से जो निर्मित मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान जहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका जो विस्तार है लगभग 3200 किलोमीटर में है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। अपन ने पढ़ लिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग की। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पहली बात तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये पठार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं तो इसके भी डिवाइडेशन है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के भी, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो पहले बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग के आगे पीछे क्या है। यानी ये जैसे उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है ये, और यहाँ पर अरावली रेंज अपन ने पढ़ी थी, अरावली रेंज राजस्थान के अंदर, तो इसके पूर्व में है। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग की जो तटीय इलाके हैं, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा माना जाता है, और ये मालदा भ्रंश द्वारा अलग हुआ है। अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से अलग हुआ। जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, मैं आपको इसको आगे समझाऊंगी। मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये येलो कलर में जो भी पार्ट है पूरा, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जिसके अंदर मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, विंध्यन भूमि, सतपुड़ा रेंज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और दक्कन के पठार में ये सारा हिस्सा दक्कन का पठार है, ये पूरा, जिसमें महाराष्ट्र का पठार, महादेव की पहाड़ियाँ, पूर्वी पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक पठार, ये नीचे तक का जितना भी एरिया है ये दक्कन का पठार का हिस्सा माना जाता है। और इसी में यहाँ पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और महाराष्ट्र में जो पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है सह्याद्री। तो ये पूरी सह्याद्री रेंज है। यहाँ पे दर्रे भी मिलते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सैनकोटा दर्रा, ये 4 दर्रे मुख्य रूप से मिलते हैं। तो थाल, भोर, पाल, सैनकोटा, इस तरीके से याद करना है इसको। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेघालय का पठार तो यहाँ पे है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कैसे हुआ। तो वो इस तरीके से हुआ कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, 2 प्लेटें थी। तो यूरेशियन जो प्लेट थी
हमारी जो एशियन बोलो या यूरेशियन प्लेट, तो ये इंडियन प्लेट क्या थी, भारी थी, और यूरेशियन प्लेट क्या थी, हल्की। तो ये प्लेट क्या होती है कि इसके नीचे निक्षेपित होने लगी, भाई भारी चीज़ नीचे आएगी, हल्की चीज़ ऊपर आएगी, तो ये निक्षेपित होने लगी। तो ये जो पार्ट है ये निकल मतलब ये जा रही थी, इसके आगे की साइड खिसक रही थी, लेकिन कुछ भाग क्या हुआ, पीछे छूट गया, और जो पीछे छूटा ये प्रायद्वीपीय भाग है, और कुछ भाग इसी भाग का आगे की साइड खिसक गया जो कि मेघालय का पठार है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये मेघालय के, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, मेघालय का पठार। इसका कार्बी एंगलोंग का पठार काफ़ी फेमस है। तो अपन ने क्या पढ़ा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठारी भाग पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन तटीय मैदान की। ये येलो पार्ट दिख रहा है आपको, इस तटीय मैदान की बात करते हैं। तटीय मैदान, ये जलमग्न तटीय मैदान होते हैं। अब इस वाले पार्ट में ये भाग, ये तटीय मैदान कम चौड़ा होता है और ये अधिक चौड़ा होता है। उसका रीज़न भी है कि इस वाले मैदान में जो भी नदियाँ गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, जबकि इस मैदान में जितनी भी नदियाँ जाती है वो डेल्टा बनाती है। अब एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, तो एस्चुरी इस तरीके से बनता है कि ये जो नदियाँ, यहाँ से जो नदियाँ जाती है, यानी मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ जाती है। अब ये नदियाँ पश्चिम घाट की पर्वतमाला जो कि थोड़ी बहुत ऊँची है, तो वहाँ से जाती है, और वहाँ से जाने के बाद अरब सागर में गिरती है, तो वो तेज़ी से गिरती है, जिसके कारण वहाँ पर डेल्टा का निर्माण तो नहीं होता और एस्चुरी बन जाता है, यानी ज्वार नदमुख डेल्टा बोलते हैं जिसे अपन। तो यहाँ इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सिकुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये कम चौड़ा है, यानी पश्चिम तटीय मैदान क्या है, कम चौड़े हैं। इसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ये गुजरात का पूरा तट है, गुजरात का पूरा तट क्या कहलाता है, काठियावाड़ तट। उसके बाद महाराष्ट्र से गोवा तक का जो तट कहलाता है वो कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर तक का तट कन्नड़ तट कहलाता है, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट में कयाल मिलते हैं। कयाल क्या होते हैं, खारे पानी की झीलें होती है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पानी आ रहा है, तो बार बार जब पानी आता है तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा मोड़ देता है, और मोड़ने के बाद ये पानी जिस तरीके से यहाँ पर आता है फिर चला जाता है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है, ये वाली संरचना बन जाती है। यानी वो जो पानी आ रहा है और वापस जा रहा है तो अपने साथ अवसाद भी जमा रहा है, तो अवसाद इस तरीके से जमा कर देता है कि वहाँ पर थोड़ा सा ही हिस्सा पानी नए पानी को आने जितना रखता है। तो इस तरीके से एक झील बन जाती है जिसे कयाल कहते हैं। इसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये पूरा है, ये चौड़ा है, क्योंकि यहाँ से जो जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जाती है और अपने साथ क्या करती है, जितना भी कंकड़ पत्थर लाती है तटों पर फैला देती है, जिसके कारण ये तट कैसे हैं, चौड़े। तो इसको दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। जो ऊपरी भाग है उसे उत्तरी सरकार तट, और जो दक्षिण भाग है उसे कोरामंडल तट। उत्तरी सरकार तट के भी दो पार्ट है, जैसे उत्कल तट यानी उड़ीसा का जो पूरा तट आ जाता है वो उत्कल तट कहलाता है, और आंध्र का जो मैदान आता है ये पूर्वी तटीय उत्तरी सरकार तट में, उत्कल के नीचे जो आंध्र का मैदान है, आंध्र प्रदेश तक पूरा फैला हुआ है, उसकी पुल्लीगढ़ झील तक, उसे आंध्र का मैदान कहते हैं। ये उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इसके बाद अपन बात करते हैं पुल्लीकट झील से कन्याकुमारी तक के तट के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोरामंडल तट। अब तटीय मैदान भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अलग अलग द्वीप समूह मिलते हैं। भारत में बहुत सारे द्वीप मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक है भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप है, जो कि ज्वालामुखी के लिए भी प्रवाल द्वीप के लिए भी जाना जाता है। लक्षद्वीप बहुत टूरिस्ट पैलेस है। मिनिकॉय द्वीप। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर, चैनल है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल। इनको याद करने की जो ट्रिक है, जैसे कहाँ पर क्या रहता है, जैसे ये मालदीप है तो मैं आपको एक ट्रिक याद दिला, मालदीव है तो यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में अलग अलग द्वीप मिलते हैं। अंडमान निकोबार में ज़्यादा द्वीप मिलते हैं, लक्षद्वीप में कम द्वीप मिलते हैं। और लक्षद्वीप हालांकि छोटा द्वीप है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ और भी द्वीप है। जैसे यहाँ पर अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर न्यूमर द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, जिसका अभी नाम चेंज भी करा गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब पहली बात तो ये करते हैं, चैनल की बात करते हैं, यानी दो स्थलीय भाग जिनके बीच में जलीय क्षेत्र है उनको मिलाने वाला जो चैनल होता है उसे कहते हैं चैनल। तो अपन बात करते हैं 8, 9 और 10 डिग्री चैनल कहाँ पे। ये कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, मामी को लक्ष्मी मिली।
तो वो क्या लेके आई, लक्ष्मी मिली तो वो क्या लेके आई, कार। तो वो लेकर आई कार। तो इसको याद करने की ट्रिक है ये, बस अपन को यही याद रखना है कि ये तो 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है और ये 10 डिग्री चैनल है। अब 8 डिग्री कैसे हैं, मामी को लक्ष्मी मिली तो कार लेके आई। तो 8 डिग्री कैसे हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसको बोल रहे हैं 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसको अपन बोल रहे हैं 9 डिग्री, और अंडमान और निकोबार के बीच में, कार निकोबार है, इसके बीच में जो चैनल है उसको बोल रहे हैं अपन 10 डिग्री चैनल। तो इसको याद रख लेना है आपको। मामी को मिली लक्ष्मी तो लाई वो कार। ठीक है, याद रहेगा। यहीं पे वीडियो एंड।